Hey, hello friends, welcome back to online section. A very good evening to all of you. You know I am Manjli Walian. So guys, आपकी इंग्लिश की क्लास बिल्कुल तैयार है, आ गई है और आज हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी जितनी भी पिछली क्लासेस इंग्लिश की हो चुकी है, आप सभी का एक बार रिवीजन कर लीजिए और हम इसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो अब मॉक टेस्ट लगाने की बारी आ गई है और दोस्तों ये क्लास मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इसलिए क्योंकि इसमें हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यानी इसको कैसे आप समझेंगे कि इसमें पूछा क्या गया है, आपको उसका आंसर कैसे करना है, उस समय पर माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब आप इंग्लिश का पेपर सोल्व करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आज हम जानेंगे और एक क्वेश्चन को इतना क्लैरिफाई करेंगे कि अगर एमसीक्यू से भी वेरी शॉर्ट आए तो आप बना जाएंगे, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। तो क्लास में सभी लोग बहुत ही पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे। और गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर हम मॉक टेस्ट की शुरुआत करने वाले हैं। एक बार सभी अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करके उन सभी को अपने साथ बुला लीजिए, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंग्लिश लैंग्वेज की। आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। कई बार आप लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन से सेमेस्टर की है। दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ पहले ही, ठीक है, कि कौन से सेमेस्टर की क्लास है, किस लिए पढ़ाया जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, सब कुछ तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे देती हूँ। फिर भी आप कई लोग कमेंट करके पूछते हैं तो इसका मतलब आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करें दोस्तों अपनी क्लास की। थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। आर यू रेडी गाइस? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बी पॉजिटिव। आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगी, आंसर आप खुद ब खुद करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग आर। यानी यदि आप रीडिंग करते हैं थोड़ा जोर जोर से बोल करके तो उसका क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं ऐसा। चलिए अब ऑप्शन देखेंगे। टू मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, मीनिंग समझने के लिए। टू प्रिपेयर पीपल्स फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, यानी विद्यार्थियों को साइलेंट रीडिंग के पर्पज़ को सिखाने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव, या सभी इसके उद्देश्य है। तो अब आप लोग आंसर करेंगे कि अगर हम थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलकर रीडिंग करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो उससे क्या, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रैक्टिस करना या अंडरस्टैंड करना मीनिंग को, या फिर पुपिल्स को अच्छे तरीके से साइलेंट रीडिंग करना सिखाना, तो कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन। दोस्तों पुपिल्स का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी होता है, ठीक है। तो आप बताइए अब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखते हैं आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं। हर किसी को समझ के करना है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, जिसने भी आपने ऑप्शन नंबर डी बताया है, बिल्कुल सही, आपका सही जवाब है। लाउड रीडिंग करने के ये सभी उद्देश्य है, ठीक है। लाउड रीडिंग करने के ये सभी क्या है, उद्देश्य हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न टीचिंग इज ए। मॉडर्न टीचिंग क्या है इनमें से। टीचर सेंटर्ड है मॉडर्न टीचिंग जो होती है, ठीक है। आधुनिक शिक्षण जो है वो किस पर आधारित है, टीचर पर, सब्जेक्ट पर, या बच्चे पर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो मॉडर्न टीचिंग है, आधुनिक शिक्षण है, वो किस पर आधारित होता है। तो वो आधारित किस पर होता है, वह तो बच्चों पर आधारित होता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। गुड क्वालिटीज ऑफ हैंड राइटिंग इज। एक अच्छे लेखन की, या फिर आप कह लीजिए एक अच्छी हैंड राइटिंग की क्या क्वालिटीज़ होती है, यानी इनमें से कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। क्या सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, या स्पेसिंग ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर ब्यूटीफुल होनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इनमें से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छी हैंड राइटिंग की। देखिए दोस्तों, सिंप्लिसिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी सामने वाले को समझ में आएगी जब सिंपल होगी। यदि हम कुछ ज़्यादा ही उसमें ओवर करके लिखेंगे ऐसा कुछ, तो फिर सामने वाले को अच्छे से चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो सिंप्लिसिटी होना ज़रूरी है एक अच्छी हैंड राइटिंग के लिए। स्पेसिंग यानी बीच में स्पेस देने का भी ध्यान रखना होगा।
ब्यूटी, हाँ सुंदर भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जब ये तीनों सही है? तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको इसका आंसर करना होगा मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इज, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश इज, मेथड्स और अप्रोच इंग्लिश टीचिंग के इनमें से कौन कौन से हैं? तो जब मैंने मेथड्स और अप्रोच का चैप्टर आपको कराया था तो बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से ये आपको समझाए थे। मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किसने उनकी खोज की, किस मेथड में क्या होता है, अप्रोच करवाए तो भी मैंने आपको समझाया था। तो अब आपको देखते हैं कि आपने रिवीजन किया है तो आप कितना सही कर पाएंगे। चलिए बताइए, मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच भी होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी होता है और डायरेक्ट मेथड भी होता है? तो यानी तीनों होते हैं। बहुत अच्छा आपने आंसर किया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तीनों ही मेथड्स और अप्रोचेज होते हैं इंग्लिश टीचिंग के, ठीक है। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी एक स्ट्रक्चर में समझना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी ग्रामर को ट्रांसलेट करके बताना, डायरेक्ट वही लैंग्वेज सिखाना जो हम सिखा रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। अब चलिए समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस? यह किसने कहा? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है। यह कथन किसका है? कि भाई जो सौंदर्य की अनुभूति होती है वो सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसने कहा ये। क्या आप लोग जानते हैं कि यह कथन किसका है? चलिए इसका तो बिल्कुल सही आंसर हम देखेंगे एक बार में ही। ये कथन है जॉन केट्स का, ठीक है, जॉन केट्स का ये कथन है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एम ऑफ पोएट्री इज, पोएट्री का एम क्या है, ठीक है, एम क्या है पोएट्री का, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलिए एक एक कर पहले ऑप्शन देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। पहला है टू ट्रेन द इमोशन, मतलब भावनाओं को प्रशिक्षित करना, ठीक है, ट्रेन करना उनको, इमोशंस को ट्रेन करना। बी क्या है? टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य विकसित करना, सौंदर्य शास्त्र का विकसित करना, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र मतलब अगर कोई भी पोएम होती है तो उसको पढ़ करके उसमें खूबसूरती होती है पोएम में अपने आप एक अलग ही, जिसको पढ़ के एक अलग ही रोमांच महसूस होता है, तो वो डेवलप करना। तीसरा है टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, अपनी लाइफ को और अच्छे से समझना। ऑल ऑफ दीज या फिर सभी। तो बताइए पोएट्री का एम क्या होता है? अब अकॉर्डिंग टू यू सभी अपने हिसाब से आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आप सभी लोगों को? ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट किया हमने? क्योंकि ये सभी एम्स होते हैं पोएट्री के, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच? स्ट्रक्चरल अप्रोच का निक नेम क्या है, यानी इसको और किस नाम से हम पुकारते हैं और किस नाम से हम इसको जानते हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का दूसरा नाम देखते हैं, कौन बताएगा सबसे पहले? आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से। ओरल अप्रोच, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ओरल अप्रोच यानी मौखिक दृष्टिकोण, यही इसका दूसरा नाम है या निक नेम आप कह सकते हैं किसका? स्ट्रक्चरल अप्रोच का। ऑलराइट गाइस, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? एक बार थम्स अप करके बताते रहिए साथ साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है, यह इम्फेसाइज करता है यानी किस पर जोर डालता है, किसकी इंपॉर्टेंस पर जोर डालता है? इन चारों में से, ठीक है। राइटिंग की स्किल पर ज़्यादा जोर देता है, या रीडिंग की इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? जोर देना, ठीक है, या फिर प्लेइंग की स्किल पर ज़्यादा जोर देता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो इनमें से किस बात पर जोर देता है, किसकी महत्वपूर्णता पर अधिक ध्यान देता है? तो आप क्या बताएंगे? रीडिंग की, ठीक है, रीडिंग की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन के आंसर मॉडल पेपर में कई सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं, तो आंख बंद करके भरोसा ना करें, चीज़ों को समझे और उसके बाद डिसीजन ले कि वो सही है या नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ आपको क्या बताया
कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है वो रीडिंग पर ज़्यादा जोर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करते हैं, पहले एक सेंटेंस को रीड करेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, फिर उसको समझाएंगे। तो कौन से मेथड पर ज़्यादा जोर दिया? रीडिंग पर। समझ में आ गई बात? अब भूलना नहीं चाहिए बस आपको, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? ये क्वेश्चन मैंने आपसे टेलीग्राम पर भी पूछा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया था और बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया था। तो चलिए अब देखती हूँ वहाँ से सीखने के बाद कितने लोग इसमें सुधार करेंगे। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस क्लास को लाइव नहीं ले रहे हैं तो आप बाद में भी सभी क्वेश्चन के आंसर करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर गलत होगा तो उस चीज़ को आपको और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, यानी इसका आंसर ये नहीं ये था। तो अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तब भी इसका आंसर करें, कभी भी आप देख रहे हैं तो इसको आंसर करें इन क्वेश्चंस का। हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? बताइए सभी लोग, किसने इन्वेंटेड किया था बाइलिंगुअल मेथड? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जिसने बताया बिल्कुल सही जवाब, प्रोफेसर सीजे डॉर्सन। बाइलिंगुअल मेथड या इसमें हम दो लैंग्वेज को एक साथ लेकर के चलते हैं, ये किसने बताया था? प्रोफेसर सीजे डॉर्सन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी वोवेल्स इन A to Z, यानी जो इंग्लिश अल्फाबेट्स आपके होते हैं A से Z तक, उनमें कितने वोवेल्स होते हैं? ठीक है, वोवेल्स बोलते हैं हम हिंदी में स्वर को। कितने स्वर होते हैं बताइए सभी लोग? आपको पता होगा, आप जब 4th-5th क्लास में होते हैं तभी आपकी बुक्स में आने लगता है, या फिर शायद उससे भी पहले। A to Z तक जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनमें कितने वोवेल्स आते हैं और कौन कौन से आते हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन आंसर करेगा सबसे पहले। बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5। देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। बिल्कुल सही, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। अगर वेरी शॉर्ट में लिखने को दिया जाए तो ज़रूर करके आइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्या पूछा गया है? हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स इन A to Z, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में A से Z तक कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? देखिए इंग्लिश में जो टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, कितने? 26 टोटल होते हैं। ठीक है, टोटल हो गए 26। उनमें से आपको पता है कि वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स होते हैं उनमें 5। तो आप टोटल अल्फ़ाबेट्स में से यदि वोवेल्स को माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे? 21। ये क्या होते हैं बचे हुए? ये सभी होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मुझे बिल्कुल आप पर भरोसा है। अब आप इसको मिस नहीं करेंगे। तो आपको पता चल गया कैसे हुए 21 कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 में से 5 होते हैं वोवेल्स। वोवेल्स हमने हटा दिए तो 21 बच जाते हैं। ये 21 सभी के सभी कॉन्सोनेंट हैं। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर? डिग्री के कितने काइंड्स होते हैं? आपको ये यहाँ पर आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से आंसर करिए, देखते हैं कौन बता पाएगा। कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं डिग्री के? एवरीवन हैज़ टू आंसर, जल्दी करिए। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, 3 टाइप्स होते हैं, तीन काइंड्स होते हैं डिग्री के। अब अच्छा ये कौन बताएगा कि कौन कौन से? ये भी तो पता होना चाहिए। अगर वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि उनके नाम बताइए कौन कौन से होते हैं और एग्जाम्पल बताइए, तो फिर क्या आप बता पाएंगे? अब बता पाएंगे। ठीक है, आप क्लास ले रहे हैं ना, तो मैं बिल्कुल क्लियर करके चलूंगी हर एक क्वेश्चन को। दोस्तों जैसे कि आपने अभी बताया कि 3 काइंड्स होते हैं डिग्री के। कौन कौन से? पहला होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है? अगर दूसरे की बात करें तो कंपैरेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। और तीसरा क्या होता है? तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव। तो 3 हो गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, देखिए जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई वर्ड है स्वीट, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है।
स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, पहले पॉजिटिव फिर उसको हमने कंपैरेटिव में चेंज किया, देन सुपरलेटिव डिग्री में, तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है। यानी नंबर 1 पर हम यहाँ हैं, दूसरे पर यहाँ है, तीसरे पर यहाँ है। अब और एग्जाम्पल जैसे ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, हॉट, होटर, होटेस्ट, इस तरीके से हम इन सभी को बना लेंगे, ठीक है। अगर आपसे डिग्री बनाने को दे दी जाए कि आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करिए, अब आप कर पाएंगे। EST लग जाता है सभी में ज़्यादातर, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसकी क्लास अलग से करवा दूंगी जिसमें आपको सभी डिग्रीज बनानी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, उनको हम एक क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन आपको बताना होगा क्लास के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। ये क्लास जैसे ही ख़त्म होगी तो आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं वो आपको यहाँ बताना है। पहले तो आप यही बताइए कितने होते हैं, फिर बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। 2 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 7 होते हैं। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। तो जिसने ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल सही है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है डिक्लेरेटिव, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, टेल अबाउट समवन, किसी के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में या कुछ भी हम किसी को कुछ बोलते हैं तो वो सभी आ जाती है डिक्लेरेटिव में। दूसरा टाइप क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम, आस्क समथिंग, यानी किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव की क्या पहचान होती है, इम्पेरेटिव में हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है। टेल समवन टू डू समथिंग, यानी किसी से कुछ काम करवाते हैं कि मोहन तुम मेरे लिए सेब लेकर आओ, इस तरीके से हम किसी से कुछ काम करवाते हैं तो इम्पेरेटिव में आता है। और लास्ट वन होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, ऐसा वाला, ठीक है, जो ये हम यूज़ करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी हम इसको कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा होता है, आपको ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस में ये मिलेगा आप समझ जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और क्या पहचान है इसकी, इसमें जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, जैसे एकदम से ज़्यादा खुश होना, दुखी होना, ठीक है, ये सभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। जैसे हुर्रा हम मैच जीत गए, ठीक है, वाओ सो ब्यूटीफुल, इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, वो सभी 4th टाइप में यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगी। आपको पता चल गया कौन कौन से टाइप्स है सेंटेंस के, एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी आर्टिकल्स इन देयर आर देयर इन ग्रामर। ग्रामर में कितने टाइप्स होते हैं, कितने आर्टिकल्स होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। आर्टिकल्स किसको नहीं पता, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। चलिए सभी लोग आंसर करिए, बहुत अच्छी बात। ऑप्शन नंबर बी यानी 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब ये भी बता दीजिए कौन कौन से, ए, एन और द, ठीक है। तो 3 आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, ए, एन और द, 3 आर्टिकल्स होते हैं। क्लियर हो गए सभी को, आंसर कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। कितने टाइप्स होते हैं नाउन के, संज्ञा के प्रकार आपसे यहाँ पूछ लिए गए हैं। तो देखते हैं कौन बताएगा। आपकी ये सभी क्लासेस हो चुकी है, जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये ज़्यादातर क्लासेस आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो बताइए नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ आपको आंसर करना होगा बहुत ही जल्दी के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5, क्या आपको पता है? जल्दी से आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए 5 कौन कौन से होते हैं। देखते हैं कौन बता पाता है। बहुत अच्छे, चलिए मैं भी बता देती हूँ साथ साथ में आपको। तो 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, 5 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। दूसरा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। 5 हुए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। नाउन की क्लास मैं आपके ले चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है किसे नाउन कहते हैं, इनकी
टाइप्स की पहचान क्या होती है, तो आप वो क्लास ज़रूर लीजिएगा। अभी कोई देरी नहीं हुई है, अभी आपके हाथों में आपका समय है, तो आप उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं जब आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास की गई है। तो आप देखिए, ओके, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर क्लास ले लेते हैं। नाउन में आपकी कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं बचेगा। आपको पता चल गया नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी पता चल गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। तो देखते हैं कौन आंसर करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाएगा इसका आंसर। सैंडविच शब्द में कौन सा वर्ड ऐसा है जो साइलेंट है। तो आप खुद से इसको प्रोनाउंसिएशन इसका करके देखिए, सैंडविच, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने ये देखा कि यहाँ पर दोस्तों जो डी वर्ड है इसका तो हमने यूज नहीं किया, हमने सैंडविच थोड़े ना कहा, सैंडविच बोला, सैंडविच, ओके। तो इसमें कौन सा लेटर साइलेंट रहा, डी। डी को ये समझ लिए कि हमने आंख बंद करके सैंडविच बोल दिया और डी को हम भूल गए, तो यहाँ पर डी वर्ड जो है साइलेंट रहता है। इसको हम सैंडविच नहीं सैंडविच बोलते हैं, ओके, सैंडविच। अगर आपने कभी सैंडविच बोला है तो वो थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। डी यहाँ पर साइलेंट रहता है। अब आपको पता चल गया कि इसका आंसर आपको कैसे करना है। यहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा, डी लेटर साइलेंट रहेगा। इसी तरह का आपका अगला क्वेश्चन भी है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी, ठीक है। साइकोथेरेपी शब्द में कौन सा लेटर ऐसा है जो साइलेंट होगा। तो आपने देखा, जैसे मैंने अभी इसका उच्चारण किया तो मैंने क्या बोला जब मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन किया, साइकोथेरेपी। पी साइकोथेरेपी तो नहीं बोला, या फाइकोथेरेपी तो नहीं बोला, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पी छोड़ दिया, ठीक है। बोलते समय मैंने क्या किया, यहाँ पर पी का तो यूज नहीं किया, मैंने तो एस से शुरू किया अपना वर्ड और वाई पे खत्म कर दिया, ठीक है। एस से देखिए साइकोथेरेपी, तो मैंने पी को छोड़ दिया, यानी पी इसमें क्या है, इसमें पी हो जाता है साइलेंट। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे हम इसको, साइकोथेरेपी, ठीक है, साइकोथेरेपी। कौन सा वर्ड साइलेंट हुआ, तो इसमें साइलेंट हुआ पी, ठीक है, पी वर्ड इसमें साइलेंट है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड, चलिए बताइए, गाइड, ठीक है। गाइड वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। आपने इसको क्या बोला, गाइड। गाइड बोलते समय आपने देखा कि यू का यूज तो हमने नहीं किया, यू तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। ग्वाइड तो नहीं बोला, गाइड बोला, GIDE, कुछ इस तरीके से हमने इसका प्रोनाउंसिएशन किया, गाइड। तो हमने देखा कि हमने इसमें यू का यूज नहीं किया। अगर यू का यूज नहीं किया बोलते समय तो इसका मतलब यू यहाँ पर क्या है, यू यहाँ पर हो जाता है साइलेंट, ठीक है। गाइड बोला ना, तो गाइड में यू हमने क्या किया, साइलेंट कर दिया यू को, इसीलिए क्या बोला, गाइड बोला। ऑलराइट गाइस, सभी लोग आंसर करते रहिए लगातार, ओके, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके और अपने सभी ग्रुप्स में एक बार शेयर कर देना है आपको, ठीक है। एक बार सभी ग्रुप्स में अपने शेयर कर दीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हालांकि मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए कि आप लाइक करें, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कहना। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या पूछा गया है, एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, क्या उद्देश्य है, क्या एम है ग्रामर को सिखाने का, ग्रामर के शिक्षण करने का, ग्रामर को पढ़ाने का क्या एम है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ग्रामर मान ले सिखा रही हूँ, तो क्या उद्देश्य है मेरा। पहला ऑप्शन है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी आपकी जो समझने की शक्ति है लैंग्वेज को, वो डेवलप करना, बिल्कुल सही। हाँ, मेरा उद्देश्य यही है कि आप एग्जाम पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखें तो उसको एकदम समझ ले और समझने के हिसाब से फिर उसका आंसर कर दे, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ जाता है तो आप आंसर तो सही ही करेंगे फिर, ठीक है। तो ये मेरा भी ऑब्जेक्टिव है आपको इंग्लिश सिखाने का। अगला क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका
विकसित करना, ठीक है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एटीट्यूड दृष्टिकोण, साइंटिफिक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका विकसित करना कि किस तरीके से हम किस वर्ड्स को क्यों यूज करते हैं, वोवेल्स इतने ही क्यों होते हैं, अब कॉन्सोनेंट में से वोवेल हटा दे, पूरे अल्फाबेट्स में से वोवेल हटा दे तो इतने कॉन्सोनेंट कैसे बचे। यानी एक साइंटिफिक नजरिए से हम उसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे उसका रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि ऐसा ही क्यों हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम एक साइंटिफिक एटीट्यूड भी साथ साथ में डेवलप कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, यानी एक लैंग्वेज का करेक्ट पैटर्न सीख रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ पर कैसे यूज होगा, किस चीज, किस वर्ड का, किस सेंटेंस का, ठीक है, वो सभी चीज़ें भी हम साथ साथ सीख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम समझ गए कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही है, क्योंकि ये सभी इंग्लिश सिखाने के ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलप करना, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। ओके, समझ में आ गया सभी लोगों को? ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडल पेपर में आंसर गलत दिए हुए हैं तो मैं ये टिक लगी हुई ही आपको पीडीएफ दूंगी, ठीक है। इसमें टिक किया हुआ है मैंने कौन सा आंसर किसका सही है, तो आपको उसके लिए भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपका कोई आंसर गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। इससे आप क्या समझे, साइंस ऑफ साउंड क्या मतलब है इसका? दोस्तों साइंस ऑफ साउंड यानी स्वर का विज्ञान, साउंड यानी स्वर, ठीक है, या आवाज़ का विज्ञान। आवाज़ के विज्ञान को क्या कहते हैं, या आवाज़ के उसके आप बोलते हैं ना स्टडी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों फोनटिक, ठीक है, फोनटिक, फोनटिक्स, ये बोलेंगे फोनटिक्स। क्यों बोलेंगे, क्योंकि फोनटिक्स कहते हैं स्वर विज्ञान को। स्वर विज्ञान संबंधित किससे है, साइंस ऑफ साउंड, ठीक है, साइंस ऑफ साउंड यानी आवाज का या फिर स्वर का विज्ञान किसे कहेंगे, फोनटिक्स को, ठीक है, फोनटिक्स। समझ में आ गया? इसको क्यों बोले, रीडिंग को तो नहीं कहेंगे, ना स्पेलिंग को कहेंगे, ना राइटिंग को कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस। इसका क्या मतलब हुआ, पोसेसिव केस, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझाती हूँ, ठीक है, मैं हूँ इसलिए आपको समझाने के लिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहीं आपका हाथ पकड़ लूँगी और वहीं समझाऊंगी। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि इसमें से पोसेसिव केस होता है। पोसेसिव का मतलब होता है दोस्तों कि अधिकार जमाना, या तो हम किसी और दूसरे पर्सन पर जब अधिकार जमाते हैं उसको लेकर पोजेसिव फील करते हैं कि उसको कोई कुछ ना कहे, क्योंकि वो मेरा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकार जमाना, जहाँ ये वाली बात आ जाए कि ये मेरा है या ये मेरी है, ये चीज़ मेरी है, तो फिर वहाँ क्या हो जाता है, यानी वो पोसेसिव केस है, वहाँ पर हम अधिकार जमा रहे हैं। तो पूछा यही गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको क्या देखना है, इनमें से कौन सा पॉजिटिव केस है, यानी कहाँ अधिकार जमाने की बात हो रही है। आई मतलब मैं, मी मैं, ठीक है, यू तुम, और माइन मेरा। तो इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें अधिकार जमाने की बात हो रही है? क्या आप निकाल पाएंगे इसका आंसर? बिल्कुल निकाल पाएंगे। आपने बिल्कुल सही बताया, जो माइन वर्ड है, ऑप्शन नंबर डी, जो माइन लिखा हुआ है, माइन मतलब मेरा होता है। और किसी वस्तु को या व्यक्ति को मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस पर अपना अधिकार रखते हैं, उस पर अपना अधिकार जताते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप मार नहीं खाएंगे इसमें, ठीक है। तो माइन मतलब मेरा, यहाँ पर हमने इस पर अधिकार जमाया। जैसे हम कहते हैं कि मेरा देश महान, या मेरा भारत देश मेरा है, तो हमने उस पर अधिकार जमाया कि भारत देश मेरा है, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, वो विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट। इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट होगा? आंसर करिए सभी लोग, इस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है नेट में, आपको बताना होगा। आप लोग बिल्कुल, मुझे पता था कि आप मेरे प्रोनाउंसिएशन करने से ही समझ जाएंगे कि क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने इसको क्या बोला, नेट बोला। इसमें जी लेटर है, साइलेंट रहता है। जी लेटर जो है ये साइलेंट रहता है, तो इसको हम क्या उच्चारण करेंगे, इसको उच्चारित कैसे करेंगे, नेट,
इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई बात? थम्स अप करते रहिए बीच में दोस्तों, मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। सभी लोग बिना कहे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे। पूछा क्या गया है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो किससे रिलेट है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे रिलेट है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर मतलब किसी एक मैनर में लिखना, किसी के स्ट्रक्चर में लिखना, यानी पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज़ को नोट करना, और अप्रोच यानी दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, वर्ड पैटर्न, वर्ड्स के पैटर्न को, ठीक है, या फिर सेंटेंस के पैटर्न को से रिलेट करता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच सेंटेंस के पैटर्न से रिलेट करता है, या वर्ड के, या फिर दोनों, या फिर लेटर के पैटर्न को। दोस्तों लेटर के पैटर्न से रिलेट नहीं करता है तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर कौन कौन बचे, वर्ड और सेंटेंस के पैटर्न को, ठीक है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो रिलेट करता है सेंटेंस और वर्ड के पैटर्न को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक। कितना सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। इतना सिंपल क्वेश्चन फ्री के मार्क्स आपको दे करके जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए, फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। कौन सा दिन होता है फ्राइडे सप्ताह का, जल्दी से बताइए दोस्तों। यहाँ पता आपसे क्यों पूछा गया है, यहाँ पर आपकी नॉलेज चेक की जा रही है कि आपको डेज के नेम याद है भी या नहीं, यही यहाँ पर पता करने की कोशिश की गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो चलिए बता दीजिए, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। सभी लोग आंसर करिए, जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो भी करिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6th डे होता है, ठीक है। फ्राइडे इज द 6th डे ऑफ द वीक। अच्छा, ट्यूसडे कौन सा होता है, ट्यूसडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। आंसर करिए आप सभी लोग, बिल्कुल सही। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सामग्री के यहाँ पर आपसे काइंड्स पूछे गए हैं कि बताइए शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की होती है, ठीक है। टीचिंग एड्स का मतलब शिक्षण सामग्री, तो कितने प्रकार की होती है, ऑडियो विजुअल यानी जो सुनाई दे, दिखाई दे, वो होती है, हाँ बिल्कुल होती है। मैंने आपको सिखाया भी था, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने टीचिंग एड्स के टाइप्स आपको कराए थे बहुत अच्छे से। दूसरी क्या है, ऑडियो एड्स, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं इसके। ऑडियो एड्स यानी जो सिर्फ सुनाई दे ऐसी सामग्री। और तीसरा क्या है, विजुअल एड्स यानी जिसको हम सिर्फ देख सके वो वाली सामग्री। तो आप बताइए अब इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, या फिर ऑल ऑफ देम। बिल्कुल सही जवाब आपने किया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑडियो एड्स और विजुअल एड्स तीनों ही इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, काइंड्स होते हैं टीचिंग एड्स के। शिक्षण सामग्री के ये तीनों प्रकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पूछा गया है, हु इन्वेंटेड बायलैंग्वेज मेथड। बायलैंग्वेज मेथड किसने इन्वेंट किया। बायलैंग्वेज मेथड में क्या होते हैं, दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं। बाय मतलब टू, ठीक है, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज। तो किसने किया, अब आपको आंसर करना है। इसके ये भी मैं आपसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ चुकी हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कौन बता पाएगा, किसने इन्वेंशन की थी बायलैंग्वेज मेथड की। आंसर करिए सभी लोग। सीजे डॉडसन, नेस्फील्ड, वर्न, शॉ। कौन सा होगा इसका सही जवाब, देखते हैं कौन बता पाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सीजे डॉडसन, इन्होंने ही बायलैंग्वेज मेथड की खोज की थी, ठीक है। सीजे डॉडसन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केस। यानी दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था ना पॉजेसिव केस वाला, अब इसका मतलब तो आप बहुत अच्छे से अपना आप समझ गए होंगे। तो वही उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है नेक्स्ट ईयर में। वो 2015 का था, ये 2016 में पूछा गया है। तो अब देखते हैं कौन आंसर कर पाएगा। अब इसके बारे में आपको ही बताना पड़ेगा, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी। देखिए इन चारों वर्ड्स में से कौन सा
सही आंसर यहाँ पर कहलाएगा। देखते हैं कौन बता पाएगा। आंसर करिए सभी लोग, विच वन इज द राइट आंसर, आई, वूम, हु या हुज। ठीक है, कौन सा वर्ड ऐसा है इनमें जो यहाँ पर अधिकार जमाता है या अधिकार को दर्शाता है कि किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर किसका अधिकार है। आई की बात करें तो मैं, क्या ये अधिकार जमा रहा है? बिल्कुल नहीं। होम का मतलब क्या होता है? किसको, किसको, तो ये कोई अधिकार वाली बात नहीं है। कोई बात पूछ रहा है कि किसको पता है ये वाली बात, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है? हु यानी कौन, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा? हुज। हुज का क्या मतलब होता है? आंसर करिए, हुज का मतलब हिंदी में क्या होता है? हुज कहते हैं दोस्तों हम किसका। तो जब बात आई कि ये पेन किसका है, ठीक है, किसका यानी अधिकार वाली बात हो रही है यहाँ पर, किसी ना किसी का तो ये पेन होगा, ठीक है, यानी किसी का तो अधिकार इस पर होगा, या तो मेरा या आपका। तो किसका है ये पेन? ये पेन आपका है। तो यहाँ पर हुज किसके लिए यूज किया गया? ये एक पोजेसिव केस है। किसका कहने का मतलब ये है कि इसमें अधिकार की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा इसका आंसर किया। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, आपसे पूछा गया है विच लेटर इज आर साइलेंट इन द वर्ड विसल। ठीक है, विसल शब्द में कौन सा लेटर साइलेंट है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से देखेंगे फिर तो, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स आपके पेपर में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विसल। एच और एस, क्या एच और एस को साइलेंट करके काम बन जाएगा विसल बोलते समय? तो नहीं, एस का तो हमने यूज किया जब विसल बोला, तो ये तो इसका मतलब गलत हो गया। ठीक है, इसको बाहर निकालिए, ये गलत है, इसको बाहर निकालिए जल्दी से। अब अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन में है एच और टी। एच और टी जब हमने विसल बोला तो ना तो एच का यूज किया ना ही टी का, तो ये तो सही हो सकता है। ठीक है, अभी हम इसको हम लॉक नहीं करेंगे इस आंसर को, अभी बाकी सब देखते हैं तब जानेंगे। ठीक है, कौन सा सही है, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी में नहीं रहना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है एच और ई, लेकिन जब हमने विसल बोला तो ई का यूज तो हमने किया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, इसको भी बाहर निकालिए। डी ऑप्शन क्या है? एच और एल। ठीक है, विसल बोला, एच का तो यूज नहीं किया लेकिन एल का यूज हमने किया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी हमारा जो अंदेशा था ऑप्शन नंबर बी सही होने का, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे अपने एग्जाम में आपको सही आंसर कैसे ढूंढना है। यदि आपसे वो आता भी नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चीटिंग के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सामने वाला आपका सही आंसर कराए। ठीक है, तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और कूद पड़िए मैदान में। बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से आपके एग्जाम पेपर होंगे, बस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको जाना है और सब कुछ रिवीजन करके जाना है। ठीक है, 3-4 दिन में अभी जितना भी होगी आपकी रेगुलर क्लास होगी इंग्लिश की, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, लाइक और शेयर करना है दबा के। आप यकीन मानिए आपकी इंग्लिश की मैराथन क्लास भी बहुत ही 1-2 दिन में मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दूंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, लेकिन आपको मुझे इस बीच में मोटिवेट करते रहना है। ओके गाइज, चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा वर्ड विशेषण है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है तो कौन सा वर्ड इनमें ऐसा है जो विशेषण है, यानी विशेषता बताता है। तो आप देख लीजिए, जब हम बात करेंगे इसमें चूज यानी चुनना, चुनना तो एक शब्द हो गया, ये कोई विशेषता नहीं बता रहा है। अगर ऑप्शन नंबर सी देखें, चूजी, चूजी का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को छानबीन करके बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बाद एक चीज़ सॉरी उनमें से कोई एक चीज़ चुनता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नकचड़ा। जब उसको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? नकचड़ा। तो चूजी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये क्या उसके बारे में विशेषता बताए कि ये पर्सन कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, ये बहुत चूजी है। ठीक है, बहुत नकचड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद उनमें से तब जाके कुछ पसंद आता है इसको, तो ये बहुत ही ज़्यादा चूजी है। यानी चूजी वर्ड एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, उस व्यक्ति की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है चूजी वर्ड के थ्रू। ऑलराइट, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
आपको ये देखना है कि इन शब्दों में कौन सा वर्ड ऐसा है जो जिसका सही से स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड है, जिसकी सही इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है, वो आपको चुनना है। पहली क्या है, मंडे, MUNDAY। बताइए क्या ये सही है? नहीं, ये तो हो जाता है गलत, ये सही नहीं है स्पेलिंग। आगे बात करें सैटरडे, SATURDAY, ये तो सही लिखा हुआ है, तो क्या यही आंसर हो जाएगा? लेकिन एक बार सभी को रीचेक करेंगे। वेडनेसडे, ये भी सही लिखा हुआ है, ट्यूसडे भी सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमें देखने को मिला कि भाई ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है इनमें से, ये पूछना चाहिए था, तब इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर ए कर देते, मंडे। लेकिन अगर आपने पेपर में यही नहीं देखा कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो आप इनमें से इसको लगाकर, कोई भी ऑप्शन को लगाकर आ जाते कि भाई करेक्टली स्पेलिंग इसकी है। एक देखा आपने, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो आपने बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं समझी, तो वहाँ पर तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ सभी ऑप्शंस को एक बार देख लिया कीजिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्वेश्चन गलत दिया गया है, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछनी चाहिए थी और ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर ए, मंडे, ठीक है। तो फिर इसकी जगह क्या होगी मंडे की स्पेलिंग, जल्दी से करिए। 7 के 7 डेज की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। और राइट गाइज, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है, आपके सिलेबस में स्पेशली दिया गया है कि आपको 7 डेज के नेम याद करने हैं। ओके, तो आपको इसका सभी 7 दिनों की स्पेलिंग एक बार लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों को सभी स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद है कि नहीं। 7 डेज की आपको स्पेलिंग लिखनी है पूरे अच्छे से। और आज की क्लास गाइस हम यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वे क्वेश्चन जब भी आपके रिपीट हो, भले ही क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाए, तो फिर भी आप उनको अपने एग्जाम पेपर में अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो का आज का लाइक करने का टारगेट है 120 लाइक्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 120 लाइक्स आप कर सकते हैं। आज मैं आपको 120 लाइक्स पर ये वीडियो करनी होगी। और राइट गाइस, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मेहनत का थोड़ा सा तो फल आप मुझे दें। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सभी लोगों को रिवाइज करना है, जो मैंने आपको साइंस की PDF दी है, हिंदी की मैराथन क्लास की PDF मैं आपको दे चुकी हूँ, तो उसको रिवाइज करिए, अपने पास समेट कर मत रखिए, वो रिवाइज करने के लिए है आपके पास, उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। और बहुत ही पॉजिटिव आपको फील होगा जब आप एग्जाम पेपर में बैठेंगे, आपको सब कुछ याद रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो आपके साथ मेरी बेस्ट विशेस हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।